कहते हैं मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्योंकि मंजिल कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जो खूबसूरती है वो हमेशा सफर की होती है। और आज ऐसे ही हम एक शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने एक खूबसूरत सफर तय करके अपनी मंजिल पाई है। तो आइए स्वागत करते हैं सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक पर। थैंक यू वेरी मच। तो सिद्धार्थ जी, हमने सबसे पहले शुरुआती करी सफर और मंजिल से। जी तो सर। आपका ये जो सफर था बैंकर बनने तक का, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरू से ही आपका सपना रहा था कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, या किस पॉइंट पर आपको लगा कि आपको बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है? देखिए, शुरू से ऐसा कोई सपना नहीं था कि बैंकिंग सेक्टर में ही आना है। मतलब मेरा सपना कुछ आर्ट से रिलेटेड था कि वो आर्ट से रिलेटेड कुछ करना है। बट ऑब्वियसली क्योंकि फैमिली कंडीशंस थोड़ी उस हिसाब से थी नहीं, तो फिर फिजिबल नहीं रहा वो सब, क्योंकि कैसे फॉलो करते उन चीज़ को। पहले फॉलो करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। अगर तुमको अपने सब सप्लाईज वगैरह खरीदने हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो मैंने सोचा था कि साइड बाय साइड कोई जॉब तो करनी पड़ेगी। पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करी थी कॉलेज के थर्ड ईयर में जब मैं था। तो मैं 5000 रुपीज़ की जॉब की थी। एक होटल में जॉब करता था। वहाँ पे हमारे घर के पास ही होटल था। रिसेप्शन में जॉब करी थी मैंने वहाँ पे। तो 5000 रुपये सैलरी मिलती थी वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि हमारे घर एक दिन मम्मी मेरी टीचर है, जी। प्राइवेट स्कूल में ही है। तो उनके स्टाफ के एक सर आए। तो उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं, कब तक ये 5000 रुपये की जॉब करते रहोगे, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। उससे बढ़िया है कि कुछ और बढ़िया करो। तो उन्होंने आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि अब आपने कॉमर्स ले लिया है, मैं बीकॉम किया है। तो उन्होंने बोला अब दो ही फील्ड आपके पास बचते हैं, एक होता है मैनेजमेंट का फील्ड या फिर एक होता है कंपटीशन का फील्ड, ऐसा उन्होंने कहा था। अब तो खैर ये है कि बहुत फील्ड्स हैं, लेकिन उस समय जो जाने मैंने फील्ड थे 2017 की बात है। जी। ठीक है। तो उन्होंने ये करके बोला मुझे। तो फिर क्या चक्कर हुआ कि मैंने रिसर्च करनी शुरू करी। उन्होंने ये भी बोला कि मैनेजमेंट तभी बढ़िया है अगर आप आईआईएम से करें। और आईआईएम की उन्होंने बताया फीस इतनी ज़्यादा होती है कि आप लोग अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, एंड ऊपर से फिर एक और लोन लेना। एक्चुअली ये है कि हमारे ऊपर पहले ही काफ़ी लोन्स थे। जी। तो उसके ऊपर फिर एक लोन लेना वो भी फिजिबल नहीं था। तो उन्होंने बोला फिर आप पे एक ही चारा बचता है, वो होता है कि कंपटीशन की तैयारी करना। उन्होंने बोला कंपटीशन में आपके दो मेन होते हैं, एसएससी एंड बैंकिंग। एसएससी में उन्होंने बोला कि आपके फील्ड का नहीं है, आप कॉमर्स के हैं, आपके लिए बैंकिंग फील्ड सही रहेगा। ऑब्वियसली काफ़ी सारा डिफरेंस है, कॉमर्स होने के बाद भी बैंकिंग में इतना कुछ वो होता नहीं है हेल्प, लेकिन क्योंकि हर किसी को लैक ऑफ नॉलेज तो रहता है। ये तो उन्हें लगा कॉमर्स से रिलेटेड है तो बैंक में कॉमर्स आती होगी बैंक के एग्जाम में। तो उन्होंने ऐसा करके बताया। उन्होंने तो थोड़ा बताया सैलरी अच्छी खासी होती है। तो मेरे को लगा कि हाँ यार, अगर मेरी जॉब लग जाए तो मैं अपने ड्राइंग वगैरह का खर्चा उठा सकता हूँ, अपने स्टोरी बोर्ड वगैरह ले सकता हूँ, कलर्स खरीद सकता हूँ। इस तरीके से मेरे को लगा। मैंने कहा हाँ तो चलो ट्राई करते हैं। फिर मैंने चेक करना शुरू करा कि सब्जेक्ट्स में आखिर होता क्या क्या है। रीजनिंग देख के मेरे को पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्ट आया। जी। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है, रीजनिंग। जी। और मेजर रीजन रीजनिंग था। इंग्लिश तो मेरी ठीक थी हमेशा से ही, जी। लेकिन रीजनिंग देख के मुझे लगा कि हाँ यार मेरे को करना चाहिए। एंड उसके बाद जब मेरा फर्स्ट टाइम एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरे अंदर आग लग गई कि कम से कम प्रीलिम्स तो क्लियर करना ही करना है। क्योंकि मैंने कहा यार कम से कम इतना तो होना चाहिए कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। फिर प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर कहा कि अब तो जॉब लेके ही रहना है। इस तरीके से हुआ था ये। तो शुरुआत इस तरीके से हुई। आपने अपने पहले एग्जाम के बारे में बताया। पहली बार आपने एग्जाम किस ईयर में दिया था? आईबीपीएस पीओ दिया था 2017 का। कट ऑफ ओके। उसकी गई थी 42 या 41, मुझे आज भी याद है। मेरे मार्क्स थे 36। ओके। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मतलब एग्जाम में मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर गया था, क्योंकि प्रैक्टिस साइड में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। उस समय कट ऑफ जाती थी 40-45। जनरल कैटेगरी में यही कट ऑफ जाती थी उस समय। और मेरे मार्क्स आते थे 50+। मेरे को लगता था यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो इजीली कर दूंगा, मैं कट ऑफ से 7-8 नंबर पहले ही ऊपर लेके आता। तो मैंने कहा यार मैं कर दूंगा। मैं सीधे चला गया एग्जाम देने। मतलब तैयारी तो की थी, लेकिन कभी लग के तैयारी नहीं करी। एग्जाम देने गया और एग्जाम जिस दिन दिया मैं समझ गया उस दिन कि मेरा एग्जाम ये क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं घर पे एग्जाम देता था उस तरीके से वो एग्जाम मेरा नहीं गया था। सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी, मैंने ऑनलाइन मॉक्स कभी दिए नहीं। मैं बुक से ही देता था। वो क्या बोलते हैं, मैं मैगजीन्स आती थी वो मैं ले लेता था। अब उन्हीं से मैं मॉक टेस्ट देता था। मेरे को लगता था यही है। और मेरे को लगता था ऑनलाइन एग्जाम कैसा आता होगा, एक मतलब ऑनलाइन पीडीएफ खुलती होगी, उससे करना है। जी। मुझे ऐसा नहीं पता था कि एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखता है। मुझे आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो वो एग्जाम मिजरेबल गया मेरा। अब वो मैं नहीं हुआ, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। फिर आईयूपीएस क्लर्क जो दी, उसके बाद आईयूपीएस क्लर्क भी दिया था। उसमें मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करनी शुरू करी, लेकिन थोड़ा ही टाइम हुआ था। तो वो एग्जाम भी क्या था, कट ऑफ हमारे उत्तराखंड की 76-77 गई थी। मेरे 71 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स की कट ऑफ। मेरे 71 मार्क्स आए थे, तो वो भी मेरा नहीं हो पाया।
उसके बाद SBI PO दिया, वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उस समय कट ऑफ गई थी 55, मेरे मार्क्स आए थे 71। तो मैं उसके बाद फिर से ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने कहा यार मैं तो इतना अच्छा हूँ कि मैं आराम से इतने अच्छे मार्क्स ले आता हूँ। 55 वाली पे 71 लेके आए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कहाँ 55 और कहाँ 71। मैंने कहा 16 नंबर ऊपर है मेरे, आराम से मेंस क्लियर होगा। मैंने कहा मेंस कितना ही टफ आएगा, क्या ही हो जाएगा मेंस में। नहीं करी उस हिसाब से मेहनत, केवल जनरल अवेयरनेस पे काम किया, बाकी सब चीज़ छोड़ दी। जनरल अवेयरनेस में ठीक मार्क्स आ गए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में रीजनिंग में हिल गया वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जब मेंस की रीजनिंग मैंने देखी तो मेरे से नहीं हो पाया वो सॉल्व। तो उसके बाद मुझे पता चला कि यार मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों ही अलग टाइप के एग्जाम्स हैं। भले ही दोनों बैंकिंग एग्जाम्स हैं, लेकिन दोनों बहुत हटके हैं। अगर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करके आप मेंस की प्रिपरेशन सोच रहे हैं कि मेंस निकल जाएगा सिर्फ प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस करके, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको मेंस की तैयारी साथ साथ करनी है, एंड मेंस की तैयारी के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा अलग से कम। मैं ये कहता हूँ कि वीक में एक बार तो आप मेंस का मॉक भी दो, ताकि आपकी प्रिपरेशन ठीक से चलती रहे। तो इतना सब कुछ हुआ तो मैं फाइनली जाके लगभग मुझे 2 साल लगे। उसमें मेरे बहुत सारे एग्जाम्स नहीं निकले। IUPAS PO के इंटरव्यू तक भी गया, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। फाइनली 2 साल बाद SBI PO का एग्ज़ाम, SBI क्लर्क का एग्ज़ाम और IDBI एग्जीक्यूटिव, ये तीनों मेरे क्लियर हो गए। ये किस ईयर की बात है? 2019 में 19 2019 में सारे एग्ज़ाम क्लियर हो गए, मतलब IDBI, SBI PO, SBI क्लर्क। ठीक है। तो आपने अपने प्रिपरेशन के डेज की बात की, जहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम नहीं निकले थे, फिर एक जगह आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ जहाँ पर आपने रीजनिंग पे स्पेशली फोकस किया। तो जो प्रिपरेशन डेज होते हैं, जब हम तैयारी शुरू करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, जब पिक करते हैं, चूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थॉट्स आ जाते हैं कि ये कैसे आगे जाने वाला है, हमें मतलब पता लग जाता है कि कैसे आगे जाना, कैसे तैयारी करनी है। तो आपके प्रिपरेशन डेज में आपके क्या थॉट्स आते थे, कैसे आपके प्रिपरेशन डेज रहते थे? गाइस, सर देखो, मैं मतलब जैसे कोचिंग सेंटर जाता था, हालांकि वहाँ भी सेल्फ स्टडी ही होती थी कि कोचिंग सेंटर में सर लोगों ने बेसिक करवा दिए थे, उसके बाद हमारा खुद से ही हर चीज़ होती थी। तो हम लोग पीछे 3-4 बंदे बैठ के पढ़ाई करते थे। वो SSC की तैयारी कर रहे थे, मैं बैंक की तैयारी कर रहा था, उनमें से कुछ लोग उत्तराखंड एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे थे। तो हम सब मिलके ही तैयारी करते थे। उन लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सबका अलग अलग था, लेकिन कुछ चीज़ें जो कॉमन ग्राउंड थे। जैसे रीजनिंग सबसे बेस्ट मेरी थी, तो रीजनिंग में कोई लड़का मैथ्स में बहुत अच्छा था तो उसके साथ हम मैथ्स करते थे। कोई लड़का क्या बोलते हैं जनरल अवेयरनेस में बढ़िया था तो उसके साथ जनरल अवेयरनेस करते थे। इस तरीके से करके हम अपना गेम प्लान रखते थे कि ग्रुप स्टडी मेरे को लगता है कि ठीक रहती है अगर आपके ग्रुप में सब पढ़ने वाले बंदे हो। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो पढ़ नहीं रहा तो वो अलग बात है। जी। तो एक क्वेश्चन और आया है मेरे मन में, स्टूडेंट के जो क्वेश्चन है वो इस तरह के बहुत आते हैं, जैसे आपने बोला कि किसी का जनरल अवेयरनेस अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग, और तो ऐसे ही हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट पर उतना अच्छा कमांड नहीं हो सकता है। तो ये सवाल आता है कि जो सेक्शन आपका वीक है उसकी रिकवरी हम कैसे करें? उसको देखो सर, यही है कि उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मेरा जनरल अवेयरनेस वीक था, मेरे को चीज़ें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जनरल अवेयरनेस को मैं एक दिन में लगभग 3 बार रिवाइज करता था। सुबह उठ के करता था, फिर एक बार कोचिंग में करता था, फिर एक बार रात को सोने से पहले करता था। तो जो चीज़ आपकी वीक है उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे लोग मेरे को कहते हैं कि हमारी मैथ्स वीक है, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको मैथ्स में अपना टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो हो सकता है आपकी रीजनिंग थोड़ी ठीक होगी, तो रीजनिंग में थोड़ा टाइम कम करके आप मैथ्स में ज़्यादा दे सकते हो। इस तरीके से आपको चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है। जिस चीज़ में भी आपकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर है उस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो। जी। तो ये तो आपके शुरुआती जो प्रिपरेशन के डेज थे उसकी बात हुई। सिलेक्शन के बाद 2019 में आपका सिलेक्शन मिलता है फाइनली, उसके बाद क्या चेंजेस आए हैं चेंजेस सर एक बैंकर बनने के बाद? ये है कि मतलब फैमिली में तो काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है, एंड ऑब्वियसली मैं घर में हूँ नहीं, मैं घर से बाहर हूँ, लेकिन मम्मी पापा बताते रहते हैं कि अभी तक लोग तारीफ़ करते हैं मिल मिल के। जब भी मम्मी कहीं भी मिलती है कि आपका बेटा SBI में है, पापा किसी को मिलते हैं, पापा बता रहे थे कि एक उनका कोई फ्रेंड है, वो किसी कोर्ट में जज है, तो वो मिल के वो भी तारीफ़ करते हैं कि SBI PO बन गए। तो मतलब इन चीज़ों को सुन के मुझे खुशी होती है। तो मैं घर वालों को फ़ोन करके पूछता भी होगी और किसी ने तारीफ़ करी आज, और किसी ने तारीफ़ करी आज। मेरे को सुनने में आता रहता है कि अरे आज वो मिले थे उन्होंने इतनी तारीफ़ करी, आज वो मिले थे उन्होंने इतनी तारीफ़ करी। एंड मेरे कज़न्स, बहुत सारे कज़न्स हैं ना हमारे, मतलब फैमिली काफ़ी बड़ी है, कज़न्स काफ़ी सारे हैं। तो मैं स्कूल टाइम से मतलब पढ़ाई में इतना ठीक था नहीं, तो वही मेरे से मतलब काफ़ी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि यार तूने कैसे मैनेज कर लिया, हमसे तो हो नहीं पाया, हम मतलब तेरे से तो ठीक थे पढ़ाई में, हमारा नहीं हुआ, तेरा कैसे हो गया।
तो मतलब मेरे को सुन के काफ़ी अच्छा भी लगता है। मैंने कहा यार, और हर तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आता है। अब मेरे रिश्तेदार कोई ऐसे नहीं है कि मतलब चिढ़ने वाले, लोग बोलते हैं कि रिश्तेदार चिढ़ते हैं, मेरा ऐसा कोई नहीं है। मतलब गॉड की ग्रेस से अपने फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है जो हमसे चिढ़ता हो। सबके सब खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जी। इस जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक और डाउट आता है, हमें सैलरी पता लग जाती है अलग अलग सोर्सेज से, क्या सैलरी होती है बैंकिंग सेक्टर में, जॉब प्रोफाइल भी हमें हल्का फुल्का पता लग ही जाता है, करियर की ग्रोथ भी पता होती है। एक सवाल आता है कि जो लाइफ होती है एक बैंकर की, स्पेशली जो एसबीआई में अगर बैंकर, चाहे वो क्लर्क हो या ऑफिसर हो, उनकी लाइफ कैसी होती है और जो सोसाइटी के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोसाइटी में जो उनका इम्पैक्ट है वो कैसा रहता है? ठीक है, देखो लाइफ अगर आपकी एक क्लरिकल हो चाहे आप ऑफिसर हो, रिस्पेक्ट तो आपको बहुत मिलने वाली है। जी। आपको शादी के रिश्ते भी बहुत आने वाले हैं। तो जिसको भी ये है कि शादी जल्दी करनी है, जॉब ले लो, तुमको शादी के बहुत रिश्ते आ जाएंगे। तो ये भी होता है, ठीक है। और दूसरा रिस्पेक्ट की बात करो, स्पेशली जब आप रूरल एरिया में जाते हो, जैसे अभी मैं रूरल एरिया में हूँ, वहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब जैसे मेरे को कभी दवाई लेने मेडिकल स्टोर में जाना होता है ना, तो मेरे से पैसे नहीं लेते बाद में, कहते अरे सर आपसे पैसे नहीं लेंगे। वो मैं दे देता हूँ ज़बरदस्ती, लेकिन बहुत फोर्स करते हैं कि सर आप क्यों दे रहे हैं, ऐसे करके ना हर चीज़, हर कोई फेवर करने की कोशिश करता है। लोग बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं रूरल एरिया में, खासकर सिटी में भी है, लेकिन रूरल एरिया में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। और दूसरी बात, ऐसा आपने पूछा पीओ एंड ऑफिसर एंड क्लर्क में क्या डिफरेंस है। देखो रिस्पेक्ट का तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप एक ब्रांच मैनेजर हो तो ब्रांच मैनेजर की ऑब्वियसली रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी किसी भी और से। इवन हम जब ऑफिसर्स होते हैं तो हम अगर काउंटर में बैठते हैं तो हमें भी लोग क्लर्क समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि साहब तो एक ही है, बाकी सब क्लर्क ही हैं। ऑब्वियसली ब्रांच मैनेजर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन चक्कर क्या है, मेजर डिफरेंस जो क्लर्क और ऑफिसर में आता है वो वर्क लोड का आता है। क्लर्क की टाइमिंग्स फिक्स होती है, ऑफिसर की टाइमिंग्स फिक्स नहीं है। आपका जब काम खत्म होगा आप तभी जा सकते हो। मेजर डिफरेंस यही है ऑफिसर और क्लर्क में। जी। वर्कलोड की बात करी, बहुत छोटे में जाना चाहूँगा। एसबीआई में एक ये चीज़ चलती है कि वर्कलोड जो है बाकी बैंकों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको एक्सपीरियंस है, आप 2.5-3 साल से हैं, तो कैसा वर्कलोड रहता है? सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि एसबीआई सबसे बड़ा पीएसयू है हाँ। बाकी सारे बैंक से, तो ऑब्वियसली काम भी यहाँ ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये कि अकाउंट भी सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया हमारे पास ही है। गरीब से लेकर अमीर से अमीर का अमाउंट भी हमारे पास होता है। ऊपर से गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स एसबीआई के थ्रू होती है। SBI के थ्रू। तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, उसका डायरेक्ट आ जाता है कि ये स्कीम करनी है, तो उस स्कीम के लिए टारगेट्स आते हैं कि ये स्कीम इतनी करनी है, उसके लिए भी टारगेट्स आने लगते हैं। देखो ये है कि टारगेट आप पूरा ना भी करो तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई निकाल देगा, लेकिन हाँ सुनाते हैं, तो उस चक्कर में इंसान कहता है यार कौन सुनेगा इतनी, तो उससे इंसान काम करता है, क्योंकि रोज़ रोज़ कौन सुन सकता है किसी की, इसलिए लोग कहते हैं यार काम करो, ख़त्म करो। और ये है कि हाँ मतलब अगर आप वर्क टाइमिंग्स की बात करें तो एज अ ऑफिसर आपको 7:30 तो है, 7:30 तो है ही है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। ओके। तो जॉब कोई भी हो, हर जॉब में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं हाँ, और वो कोई तो ना है। कोई बेस्ट पार्ट होता है। जी, तो आपकी जॉब का बेस्ट पार्ट और कौन से चैलेंजेस जो आपको आपकी डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं एज ए बैंकर? मेरी जॉब का बेस्ट पार्ट सर रिस्पेक्ट ही है। जी। जो रिस्पेक्ट सोसाइटी से मिलती है, जो खासकर जो मम्मी पापा को रिस्पेक्ट मिलती है, उनके मम्मी पापा की फैमिली से, पापा की वो बहनें एंड मम्मी की बहनें सब बहुत तारीफ़ करते हैं मम्मी पापा की, तो वो मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है अपनी जॉब का। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली मेरे को एक तो वर्क टाइमिंग्स का थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। दूसरा ये कि यार गवर्नमेंट जॉब में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो हर गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे को वो एक चैलेंज सबसे सबसे बुरा लगता है। मेरे को मतलब ऐसा कभी लगा नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद आपको इतनी सारी परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए। कुछ भी करना है उसके लिए परमिशन लेनी है। ऑब्वियसली बिजनेस आप कर नहीं सकते साइड बाय साइड, तो अगर किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उसे अपनी किसी फैमिली के मेंबर के द्वारा करना पड़ेगा, मतलब उसकी फैमिली को करना पड़ेगा, उसमें वो नहीं होगा भागीदार, इस तरीके से है। तो वो पार्ट नहीं बन सकता, ऊपर से पार्ट बनेगा भी कैसे, टाइम ही नहीं मिलता। तो यही है गवर्नमेंट, और हर गवर्नमेंट जॉब का ये चक्कर हो चुका है कि हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये मेरे को चैलेंज सबसे बेकार लगता है अपनी जॉब का। जी। तो परमिशन की बात आई, रिस्ट्रिक्शन की बात आई, तो आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो सिद्धार्थ जी हैं वो एक यूट्यूबर भी हैं, दी ट्रू एलीट करके उनका यूट्यूब चैनल है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सर बैंकिंग जॉब, सरकारी जॉब, फिर ये यूट्यूब का ख्याल कहाँ से आया? यूट्यूब का ख्याल बेसिकली इस चक्कर में आया था, स्टार मैंने अपने चैनल में भी बताया है, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता था।
तो मैंने ये सोचा कि एक अपनी खुद की ऑडियंस खड़ी करते हैं, ताकि अगर मैं कभी कुछ बुक लिखूं या कुछ ड्रॉ करूं तो उसको दिखाने के लिए मेरे पास शोकेस करने के लिए ऑडियंस, अपना टैलेंट बेसिकली शोकेस करने के लिए ऑडियंस हो। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा चैनल ग्रो भी हो जाएगा। जो नाम है ट्रू एलीट वो मैंने मजाक मजाक में रख दिया था, कि मेरे को लगा भी नहीं था मेरा चैनल ग्रो करेगा। मैंने कहा क्या है, इतने चैनल बनते हैं, किसका चैनल ग्रो होता है। वो किस्मत की बात है कि मेरी 5th या 6th वीडियो ही ठीक ठाक व्यूज़ आ गए थे और मेरा चैनल ग्रो कर गया। उसके बाद मैंने ये ट्रू एलीट नाम के लिए काफ़ी लोग बोलते भी थे कि तुम ट्रू एलीट क्या खुद को एलीट बोल रहे हो। मैंने कहा वो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि एक बार क्या होता कि मैं लिखता था, राइटिंग करता था, तो उसमें नाम सोच रहा था, मैंने लिखा था, मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है सुनने में, मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने बीच में हटाया भी था, लेकिन फिर कुछ और लोगों ने मेरा नाम यूज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने उस नाम को दोबारा ले आया। तो शुरुआत तो देखो यही हुई थी कि अपने गोल्स को फॉलो करने के लिए उसमें लोगों की मदद करना भी शुरू करा। एक नोबल वर्क उसमें अटैच हो गया कि लोगों को हम जो जितना भी छोटा मोटा आता है वो सिखाने लगे मेजर। लेकिन फिर प्रॉब्लम यही हुई कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हर चीज़ को, मतलब जैसे अगर मैं कुछ बुक लिखना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यही एक मेरे को चैलेंज लगता है कि वो ही मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसे होगा, उसे फिगर आउट करने में मैं लगा हूँ। मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि मैं जॉब के साथ साथ अपनी बुक वगैरह लिखूँगा, अपने क्या बोलते हैं एनिमेशंस वगैरह करूँगा। ना टाइम है ना परमिशन है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो बैंकर से यूट्यूबर या बैंकर के साथ साथ यूट्यूबर बनने का जो सफ़र है वो कब शुरू हुआ था? ये 2020 नवंबर में मैंने शुरू किया था। जैसा कि मैंने बताया विज़न वही था कि अपना टैलेंट शोकेस करना है। मौका मुझे अभी तक मिला नहीं है, लेकिन ज़रूर मिलेगा आगे जाके। और आप मौका मिले ही हुआ, आप कर रहे हैं, काफ़ी लोग जी। जानते हैं। तो वैसे तो आपने बताया कि आपको कुछ करना था, आप आर्टिस्टिक काम करना चाहते थे, लेकिन परमिशन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आपकी जॉब में, उसके बाद भी आपने नवंबर 2020 में शुरू किया, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा समय तक। एक्चुअली परमिशन इन चीज़ों के लिए है, लेकिन अगर आपका वर्क एजुकेशनल नेचर का है तो वो आप कर सकते हैं। जी। तो इसके पीछे और कोई मोटिवेशन था कि आपको लगा कि नहीं चैनल कंटिन्यू करना चाहिए? फिर मोटिवेशन यही था ना कि लोग जुड़ने शुरू हुए, तो फिर मैंने कहा यार अब तो इसको ख़त्म करने का तो मतलब ही नहीं बनता। लोगों को हेल्प भी मिल रही थी, मेरे को डेली मैसेज भी आते हैं कि हमारी बहुत हेल्प हो गई। बहुत से बंदे यही मैसेज करते हैं कि यार हमारी जॉब लग गई। तो बहुत खुशी होती है जान के कि चलो हमारे चक्कर में किसी और का घर भी फंस गया कहीं ना कहीं। हालांकि ये है कि मेरे बोलने से उसकी मेहनत है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत जो मैंने बताया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो और उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हुई है। तो वो सोच के मेरे को लगा कि हाँ ये चैनल कंटिन्यू करना चाहिए। जी। तो चैनल कंटिन्यू करने की बात आ गई, लेकिन आपने बताया कि बैंकर की लाइफ, और हम सभी जानते हैं कि 7.5-8 घंटे एटलीस्ट जॉब होती है। ज़्यादा ही है उससे। उसके बाद जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती है, चाहे वो यूट्यूब हो, राइटिंग हो, वो चीज़ें थोड़ा टाइम मांगती हैं आपका। तो कैसे मैनेज करते हैं आप अपनी जॉब के बाद यूट्यूब, ब्लॉग? गाइस इसमें देखो यही है मेजर रीज़न, क्या बोलते हैं, मैं ये कर पाता हूँ क्योंकि मैं मोटिवेटेड काफ़ी रहता हूँ इस चीज़ के चक्कर में। मतलब मेरा स्टार्टिंग से ये है कि मैं डिसहार्टन नहीं होता जल्दी से, कुछ भी हो जाए मेरे को हमेशा कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव मिल जाती है। जैसे मेरा एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर हुआ था ना, तो मैं कभी बैठ के रोता नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे बुरा लगता था मुझे, उसके बाद मैं सीधा रहता है कोई बात नहीं अगली बार कर दूंगा एकदम। तो मेरा यही है, मैं मतलब हर चीज़ में ये रहता हूँ कि कर दूंगा मैं। मेरे को मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, कैसे भी करके मैं कर लूँगा। बहुत हेक्टिक होता है क्योंकि एक वीडियो 10 मिनट की वीडियो बनाने में देखने में लगता है 10 मिनट की वीडियो, कुछ मेहनत नहीं हो रही उसके पीछे स्क्रिप्टिंग करने में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ता है, पूरा नहीं लिखते लेकिन थोड़ा बहुत बुलेट पॉइंट्स तो लिखने पड़ते ही हैं, सोचना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना, फिर अपलोड करके आजकल सबटाइटल्स डालने भी ऐड करें हैं अपनी वीडियोज़ में। तो एक वीडियो में लगभग 3-3.5 या 4 घंटे तो जाते ही जाते हैं अगर एक ठीक ठाक वीडियो बनानी है। हाँ अगर एक नॉर्मल सी वीडियो कभी कभी जैसे मैं मूड होता है कुछ भी बना देता हूँ वो अलग बात है, लेकिन 3-3.5 घंटे एक वीडियो के लिए चाहिए डेली। एंड वो करने के लिए यही है कि खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, कभी जल्दी उठ जाता हूँ, कभी लेट सोता हूँ, इस हिसाब से मैनेज करता हूँ। जी। तो आपने और भी चीज़ें बताई कि आप बुक लिखना चाहते हैं, स्टोरी लिखना चाहते हैं, यूट्यूब आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो अभी आपको लगता है कि वो करना बाकी है, या आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, उसके लिए आपकी जो जॉब है या आपका जो समय की पाबंदियाँ वो बीच में आ रही हैं? यही है सर, मैं अपनी बुक मैंने लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने बड़ा रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। मतलब मैं एक फ़िक्शन स्टोरी लिख रहा हूँ,
तो उसमें एक रफ ड्राफ्ट सा प्रिपेयर किया, उसको फाइनलाइज करने के लिए मैंने 5 चैप्टर लिखे थे। ऑलमोस्ट 50-60 चैप्टर्स मैंने प्लान किए थे, 5 चैप्टर्स लिखे थे, लेकिन उनको मैं कभी भी फाइनलाइज नहीं कर पाया। वो अभी तक रफ ड्राफ्ट है, तो रफ ड्राफ्ट ही है। मेन रीज़न वही आ रहा है कि मैं उनको फाइनलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ट्राई तो यही है कि धीरे धीरे करके करेंगे, ट्रैक पे आएंगे वापस। फिलहाल तो सब कुछ आउट ऑफ ट्रैक हो रखा है, कोशिश जारी है। तो मेरी भी अपनी लगी हुई है इस समय, मतलब मेहनत जारी है, जैसे एस्पिरेंट्स की मेहनत है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो ये है कि दिस नेवर गेट्स ओवर। एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, लेकिन उसके बाद अपनी लाइफ के कुछ अलग सपने भी होते हैं। हो सकता है किसी के सपने ये हो कि उसको एक अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उसका वो स्ट्रगल होगा। मेरा स्ट्रगल ये है कि मुझे बुक लिखनी है, तो मेरा स्ट्रगल अपने जगह चल रहा है। स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा, ये तो है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एक बार जॉब लग जाए तो मेरा स्ट्रगल ख़त्म, पैसों का स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। डेफिनेटली पैसों की मतलब ये है, कोई कमी नहीं है, मतलब अब तो कोई कमी नहीं है पैसों की, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि 10 रुपये नहीं रहते थे जेब में। मतलब मैं कॉलेज 3 किलोमीटर जाता था, मेरे को घर से पैसे मिलते थे ऑटो के लिए, लेकिन मैं सेव कर लेता था, मैं उनको खर्चता नहीं था, पैदल चले जाता था ऑटो वो कॉलेज, कभी किसी फ्रेंड के साथ, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब ये है कि अब जेब में पैसे रहते हैं, ये है जी। तो एक और ख़ास बात आपके बारे में, आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो पूरे देश के साथ-साथ स्पेशली जो साउथ की कम्युनिटी है, उनको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमें बहुत नॉर्थ में जाएँगे तो बहुत से हमें लोग मिल जाएँगे जो गाइड कर रहे हैं, ख़ास करके जो हिंदी हार्टलैंड के लोग हैं। लेकिन साउथ कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको गाइड करने वाले बहुत कम लोग हैं और आप उनमें से एक हैं। आप खुद पोस्टेड हैं कर्नाटका में। तो ये आपको कैसा फीलिंग देता है कि आप साउथ कम्युनिटी को भी बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं? देखो, ये स्टार्ट ऐसे हुआ था ना, स्टार्टिंग में मैं वीडियोस हिंदी में बनाता था। जी। फिर उसके बाद एक दिन कमेंट आए, लगातार कमेंट्स आए कि अगर आप हमारे, मतलब इंग्लिश में कमेंट आया कि इफ़ यू विल मेक वीडियोस इन इंग्लिश देन पीपल फ्रॉम साउथ विल आल्सो गेट बेनिफिटेड। तो फिर मैंने क्या किया, मैं वीडियो इंग्लिश में बनानी शुरू करी। लेकिन फिर कमेंट आया कि तुम अंग्रेज़ हो क्या, तुम इंडिया में रह के इंग्लिश में वीडियो बना रहे हो। तो उसका भी वो अलग चैलेंज था। मैंने कहा यार अब किस किस को कैसे कैसे समझाए। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनानी शुरू करी। पहले मैं हिंदी में बोलता था, फिर उसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलता था। वो मेरे को पैटर्न बहुत अच्छा लगता था, सच बताऊँ तो। मेरा पर्सनली मेरा फेवरेट पैटर्न हो गया था, क्योंकि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो रही थी। मैं ठीक ठाक बोलता था, लेकिन बोल बोल के प्रैक्टिस होके ना मैं अच्छा और अच्छा होते हुए लगा था। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम आई, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम की प्रॉब्लम आ गई। अगर आप इतनी लंबी वीडियो बना दोगे तो कोई नहीं देखता, और ऑब्वियसली उसमें बातें रिपीट है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, तो लोग आधी वीडियो स्किप करके चले जाते थे। वो भी एक प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मैंने दोबारा हिंदी कंटेंट में शिफ्ट किया, फिर दोबारा साउथ के लोगों को कमेंट आया, तो फिर मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स ऐड करने शुरू करे। तो अब क्या होता है, मैं अपनी मेजर हर वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल ऐड कर देता हूँ। टाइम की कमी की वजह से कभी कभी मैं हर वीडियो में नहीं कर पाता। मैं चेक करता हूँ कौन सी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है उस पर ऐड कर देता हूँ। जो नहीं कर रही होती मैं कहता हूँ उसको तो वैसे भी कोई देख नहीं रहा है, तो इसको क्या ही इंग्लिश सबटाइटल्स डालने, उसमें नहीं डालता। एंड साउथ के लोगों से काफ़ी अच्छा प्यार मिला है मेरे को। साउथ में मेरे को कभी क्या है, कभी कभी ब्रांच के आगे भी लोग आ जाते हैं, मिलते हैं, बहुत खुशी होती है। कहते हैं कि सर आपको देखा है यूट्यूब पे, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी कुछ ही हाल ही में 4-5 दिन पहले ही मेरे को एक कैंडिडेट मिला, वो कह रहा सर मेरे को पता ही नहीं था आप मेरे गाँव में रहते हो। वो ब्रांच आया, कह रहा मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ ऐसे करके। तो फिर उसके बाद उनको भी मैंने थोड़ा बहुत पर्सनली भी गाइड किया, मतलब पर्सनली गाइड, मतलब उन से वहीं पे बैठ के उनके सामने मैंने बोला इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हाँ, बहुत है, साउथ के लोगों से बहुत प्यार है, एंड साउथ इंडिया बहुत अच्छा है। मैं कर्नाटका में पोस्टेड हूँ, वेदर ऑसम, कर्नाटका का वेदर बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ कुछ लोग तो होते ही हैं, वो हर जगह होते हैं, कि जैसे कुछ कुछ कन्नड़ा के लोग भी होते हैं कि तुमको कन्नड़ा क्यों नहीं आ रही। मैं ट्राई कर रहा हूँ, कन्नड़ा भी सीखने का ट्राई कर रहा हूँ। ये है कि ऑलमोस्ट 30% कन्नड़ा मेरे को आ गया है। ओके, जैसे आपने बीच में बताया कि आपने इंग्लिश में वीडियोस बनाना शुरू किए, फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला फॉर्मेट लेकर आए। आगे अभी आप हिंदी में बना रहे हैं, लेकिन सबटाइटल जो है वो इंग्लिश में दे रहे हैं। तो आगे फ्यूचर में प्लान है कि जो लोग जिनको को हिंदी नहीं समझ आती या जो इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करें, ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी? अभी फिलहाल तो सबटाइटल्स पे ही मैं स्टिक करने वाला हूँ, क्योंकि हाँ, सबटाइटल से लोगों को हेल्प मिल रही है। मुझे कमेंट्स आते हैं कि सबटाइटल्स आर वेरी हेल्पफुल, तो वो विन विन सिचुएशन है मेरे लिए भी, उनके लिए भी, तो वो बेस्ट है फिलहाल। जी। आज की डेट में हम यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट का जब सिलेक्शन होता है तो उसके बाद रिएक्शन वीडियोस आते हैं कि जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मेरे पेरेंट्स का ये रिएक्शन था। जी हाँ तो
आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपका फाइनली एसबीआई में सिलेक्शन हुआ? सबसे पहले मैंने अपने छोटे भाई को बताया था। एक्चुअली मेरे और मेरे छोटे भाई की बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। जी। लोग बोलते हैं कि तुम भाई कम दोस्त ज़्यादा लगते हो, कि काफ़ी होता है कि भाई भाई आपस में बात नहीं करते। हम दोनों की बॉन्डिंग अलग ही लेवल की है, बहुत सही है। सबसे पहले मैंने उसको बताया था, तो मैंने हमने इशारे में बात करी। मैंने कहा था अगर मैं ऐसा करूँगा तो समझ जाइए मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो फिर बताया मैंने उसको, उसके बाद पेरेंट्स को बताया, तो पापा भी खुश, मम्मी की आंखों में थोड़े आंसू थे, दादी की आंखों में भी आंसू थे। दादी बोल रही अभी किसी को मत बताना, अभी किसी को मत बताना। होता ही मतलब हमारे उत्तराखंड की फैमिलीज में ज़्यादातर यही है कि अभी किसी को मत बताना, नजर लग जाएगी। नज़र लग जाएगी। जब तक क्या बोलते हैं तुम्हारे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता, कह रहे जिस दिन तू जाएगा जॉब पे तो सबको पता चल जाएगा, क्यों बताना है, बताना ही नहीं है। मैंने कहा अरे क्या बोलते हैं किसी को तो बताना पड़ेगा ना। कह रहे नहीं अभी पक्का नहीं है कुछ, अभी कुछ नहीं हुआ। ये रिएक्शन था किसी का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। वो भी हो गया था। अच्छा, वो भी हो गया था। हाँ, उसके बाद भी बताया यही फिर था। आपने? मैंने बता दिया था, उसी दिन बता दिया था, लेकिन मैंने बोला हाँ नहीं बताऊंगा मैं, ये सबको बता दिया। इवन जो मेरे कोचिंग के सेंटर के लोग थे ना, घर वाले कह रहे उनको भी मैं बता अभी। मैंने कहा उन्होंने तो पढ़ाया है यार, उनको तो बताना ही पड़ेगा, उनको कैसे ना बताऊं। तो हमने आपके यूट्यूब की जो जर्नी है उस पर भी डिस्कशन किया, और आपके बैंकर के तौर पर जो आपका स्ट्रगल रहा प्रिपरेशन के दौरान, फिर जो आपकी लाइफ रही वो भी डिस्कशन किया। अब बात करते हैं आपके और टेक्स्ट बुक के रिश्ते की। तो आपका जो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ाव है, जो टेक्स्ट बुक के साथ आपकी शुरुआत है, वो किस तरह से हुई थी और कब हुई? देखो प्रिपरेशन डेज में ही हो गई थी वैसे तो, अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से बात करूं। एक्चुअली देखो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यूज़ किए हैं, मार्केट में जितने सब यूज़ करें, एंड मेरे को सबसे लगता था कुछ ना कुछ हेल्पफुल हर किसी चीज़ में है। तो मैंने हर चीज़ को यूज़ करा, टेक्स्ट बुक भी यूज़ करा। टेक्स्ट बुक की एक खास बात थी कि चीप था काफ़ी, मतलब क्या कहते हैं सस्ते में मिल जाता था। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है कि जिन लोगों के पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो इजीली एक्सेसिबल था। तो इस तरीके से टेक्स्ट बुक से शुरुआत हुई थी मेरी। एंड मैंने हर मॉक दिया है, मार्केट में जितने मॉक्स हैं सारे अवेलेबल है, मैंने सारे ही मॉक्स दिए हैं। तो इस तरीके से मेरे टेक्स्ट बुक से भी हो गया था शुरू। एंड अभी क्या बोलते हैं फिर रिकमेंड करने की बारी भी आई, तो मैं फिर लोगों को रिकमेंड भी किया कि क्या बोलते हैं कि सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एस्पिरेंट के पास पैसा कम होता है, कब तक वो घर वालों से मांगेगा। घर वाले भी कभी बोलते हैं भाई तुम्हारा एग्जाम निकल नहीं रहा। मेरे घर वाले लिटरली बोलते थे क्या इतने एग्जाम दे दिए, एग्जाम क्लियर हो नहीं रहा, क्या बार बार टेस्ट सीरीज। इससे बढ़िया मेरी मम्मी का कंसिस्टेंट डायलॉग था, वो तूने जॉब बेकार छोड़ दी, जाके जॉब कर। उस सर ने बोला तू क्या बोलते बिल्कुल जॉब छोड़ के बैठ गया। मैंने कहा अरे यार तुम रुको अभी, मैंने कहा 5,000 में क्या हो रहा है, मैंने यही बोला फिर। और यही था, पैसे नहीं रहते थे तो सस्ते में टेक्स्ट बुक मिलता था, तो मैंने इसलिए लोगों को भी रिकमेंड किया कि हाँ आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जी। वैसे आपने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी एक बार कि बहुत से एडटेक हैं मार्केट में आज के दौर में, स्पेशली कोविड के बाद जो दौर आया है, तो बहुत से एडटेक यूट्यूब चैनल्स, टेस्ट सीरीज आई हैं। तो आप कैसे, क्या जो क्वालिटीज़ है बताकर स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक रिकमेंड करते हैं? देखिए एक क्वालिटी तो यही है कि वो क्या बोलते हैं इजीली एक्सेसिबल है, कम प्राइस में, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है। दूसरी बात ये भी कि टेक्स्ट बुक का ना बिगनर फ्रेंडली है, बिगनर फ्रेंडली मॉक है, मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है। तो अगर आप उसको लगाएं तो वो बिगनर्स के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है, धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज होगा। तो वो चीज़ काफ़ी सही रहती है टेक्स्ट बुक में। आपका और टेक्स्ट बुक का जो कोलैबोरेशन है, जो जुड़ाव है, और आप स्टूडेंट को गाइड करते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ाने के लिए, ये कोलैबोरेशन जो है वो फ्यूचर एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह हेल्प करेगा अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने में? आपको क्या लगता है? देखो जिन लोगों के पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा टेक्स्ट बुक का आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको इतना सारा सब कुछ मिल जाता है। आई थिंक 42,000 मॉक टेस्ट, ज़्यादा 54 हो चुके हैं 54,000 मॉक टेस्ट आपके ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ में, या 499 प्राइस है, फिर उस पर डिस्काउंट वगैरह अलग डिस्काउंट लग के तो वो ऑलमोस्ट 300 समथिंग का हो जाता है, ठीक है। तो 400 पकड़ के चलो, तो इतने कम प्राइस हो, मतलब आपको 1 रुपये का 1 रुपये से भी उससे भी सस्ता मिल रहा है एक मॉक टेस्ट। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इतने सारे मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं, एंड ये डाइवर्सिफिकेशन भी है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी है, सिर्फ बैंकिंग के लिए ही नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। एक बार आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। जी। तो हम अपने इस बातचीत के आखिरी फेज पर आते हैं। जी सर। तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, तो बैंकिंग, स्पेशली हम बैंकिंग जॉब एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता है बैंकिंग जॉब एस्पिरेंट के लिए, वो क्या है? बैंकिंग जॉब एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है टॉक्सिसिटी। मतलब
इंसान खुद ही ढूंढता है एक चीज़ और फिर खुद ही उससे परेशान हो जाता है। इंसान खुद ही पूछता है कि वर्क प्रेशर कैसा है। अगर उसको झूठ बताओ कि वर्क प्रेशर नहीं है तो कहेगा तुम तो बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हो, इतने लोग कह रहे हैं वर्क प्रेशर है। उसे अगर बताओ कि वर्क प्रेशर है तो वो कहेगा कि क्या बोलते हैं डीमोटिवेट कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये चीज़ें जानना छोड़ दो आप लोग, वर्क प्रेशर है नहीं है। देखो वर्क प्रेशर आजकल हर जॉब में है, बैंक में भी है और बैंक में है ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैंक में, मैं ये नहीं बोलता कि बैंक में वर्क प्रेशर नहीं, लेकिन अगर अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है। अनएम्प्लॉय कि जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हो जेब में 10 रुपये नहीं है, उससे ज़्यादा प्रेशर क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। उससे बढ़िया है कि आप पहले एक जॉब ले लो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मेरे को यहाँ रहना है या नहीं रहना है। आपको कोई पकड़ के बैठ कोई सकता है, 3 साल का बॉन्ड है वो है, 3 साल बाद आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। आपको 3-4 महीने में पता चल जाएगा कि ये जॉब आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है प्रिपरेशन करते चलो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, सारे एग्जाम्स दो, जो जॉब लग जाए उसमें लग जाओ, प्रिपरेशन करते रहो। आपको 3-4 महीने में पिक्चर मालूम चलेगी कि यहाँ पे मेरे बस का है या मेरे लिए ये जॉब बनी है कि नहीं बनी है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मेरे को क्विट करना है या मुझे यहीं पे कंटिन्यू करना है। बहुत से हमारे साथ के सर ऐसे हैं, वो कहते हैं आई लव माई जॉब। है लोग ऐसे कैसे बोलते कि नहीं है, बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि यार ये क्या जॉब है। थोड़ा नजरिए की बात भी आ जाती है, नजरिए अगर आप की- अपने जॉब को एंजॉय करने लगे। वो भी है। एंड दूसरी बात ये है कि हाँ आप प्रिपरेशन करते रहना, 3-4 महीने में आपको पिक्चर मालूम चलेगी कि हाँ यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आराम से क्विट करके आप निकल सकते हो। एंड ज़्यादा ही आपको लगता है तो मैं कहूँगा पहले चलो क्लैरिकल ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर से बात वही है, एग्जाम सारे दो। कभी कभी होता है क्लैरिकल का एग्जाम नहीं निकलता, पीओ का निकल जाता है। एक पर्सन था, मतलब मेरा क्या बोलते हैं SBI पीओ का मेंस था, तो कह रहा था कि उसको वो IBPS पीओ के इंटरव्यू में भी आया था। मैंने उससे बोला आपका हो गया क्या, उसके वो हुआ नहीं था, पीओ का इंटरव्यू नहीं हुआ था। SBI पीओ मेंस में नहीं, मैं उल्टा बोल दिया, वो SBI पीओ का इंटरव्यू दे के आया था, IBPS पीओ मेंस देने आ रखा था। तो वो कह रहा यार मेरा क्लर्क का कभी प्री भी नहीं निकलता और पीओ के इंटरव्यू तक दे के आ गया, SBI पीओ का इंटरव्यू भी दे के आ गया और उसका क्लर्क का प्री भी नहीं निकल रहा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एग्जाम सारे दो, जो पहले निकलेगा वहाँ लग जाओ, क्योंकि तुम्हारी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, तुम फ्यूचर देख रहे हो कि यार उसकी लाइफ ऐसी हो गई आगे चल के। तुम पहले अपनी लाइफ तो देखो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर तुम्हारी लाइफ मज़े में कट रही है तो मैं कहूँगा कि हाँ चलो तुम कह सकते हो कि यार मैं प्रेशर क्यों लूँ, तुम्हारी लाइफ में पहले ही प्रेशर है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो तुम पहले क्यों सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में। लोग इस चीज़ के बारे में पूछते हैं और परेशान होते हैं। पूछो मत, पढ़ो मत, पूछना भी है तो पूछ के उसको दिल पे मत लगाओ। ये सोचो कि हाँ यार एक जॉब ही तो है, उसको अपना वाइफ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक बार उसको मैंने अंगूठी पहना दी तो मेरे को ज़िंदगी भर उस जॉब के साथ ही रहना है। ऐसा नहीं होता। जॉब में आओ, अपने आप देखो कि तुम्हारे लिए ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है, तुमको खुद मालूम चल जाएगा। 3-4 महीने में पिक्चर मालूम चलेगी कि क्या चक्कर है। तुमको लगेगा कि मेरे लिए है तो करो, लगेगा मेरे लिए नहीं है तो दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, चले जाओ। बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँगा, वर्क प्रेशर की आपने बात करी, आप रूरल एरिया में पोस्ट है, तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग में वर्क प्रेशर में कोई अंतर आता है? देखो मैं बताऊं आपको, तो आपका जो शहरी क्षेत्र है, अभी मैं प्रोबेशन पे था शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में मैं क्या बोलते हैं परमानेंट हो गया हूँ। तो ऑब्वियसली ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। जब आप प्रोबेशन में होते हो तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, जब आप परमानेंट हो जाते हो तो प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हाँ आप जब आपके अर्बन एरिया में है तो वहाँ पे आपको थोड़ा टारगेट ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जब रूरल एरिया में है ना तो वहाँ पे आपको कस्टमर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा आता है। SBI का अगर मैं पर्टिकुलर आपको बताऊँ, 4-5 गाँव के बीच में एक बड़े गाँव में एक ब्रांच होती है। लोग बसों में आते हैं भर भर के पासबुक एंट्री करवाने तो मतलब फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। ये है ग्रामीण क्षेत्र में, ये प्रॉब्लम है कि बहुत कस्टमर आएंगे। शहर में क्या है कि जो कस्टमर आते हैं वो थोड़े पढ़े लिखे भी होते हैं ज़्यादा, और वो इंटरनेट बैंकिंग कर लेंगे। गांव के लोगों को इंटरनेट बैंकिंग चलाना नहीं आता, उन पे होगा भी तो भी वो बैंक आएंगे। ये डिफरेंस है जी। तो सबसे आखिरी सवाल या बोले आखिरी सजेशन, जिन एस्पिरेंट्स का सपना है बैंकर बनने का, उनको अगर आप कोई सजेशन, कोई मंत्र देना चाहें सफलता का? देखो सफलता का एक ही मंत्र होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन कभी कॉकी भी मत हो जाना। कॉकी बोले तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, जैसे मैं फर्स्ट टाइम हो गया था, अरे 15 नंबर ऊपर है मेरे नहीं हुआ ना, फिर धक्के खा के आए बाहर।
कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट इस सेंस में रहना है कि हाँ यार मैं कर लूँगा, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा, और उस हिसाब से मेहनत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो कर लूँगा, 15 नंबर ऊपर है मेरे और बाहर होकर आ रहे हैं बाद में। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस भी मत रखो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे तो हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन होती है, वो पहचाननी बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट बंदा ये होता है कि वो कहता है कि हाँ यार मैं कर लूँगा, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, और वो मेहनत भी कर रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट बंदा ये होता है वो कुछ नहीं करता, कहता है मैं कर लूँगा, और वो कुछ कर भी नहीं रहा होता, तो उसे लगता है कि अरे मेरे को आता है। ऐसा भी नहीं होना। जहाँ से भी ज्ञान मिले ले लो, उसको यूज़ करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन एक बात सुनने के लिए सबकी बात सुन लो। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत बैंकर्स हैं, उनकी बात सुन लो, क्योंकि ऑब्वियसली वो तुमसे तो ऊपर ही है अभी। इन द सेंस हैसियत में ऊपर नहीं कह रहा मैं, तुमसे ऊपर मतलब पढ़ाई में वो तुमसे ज़्यादा ऊपर है। उन्होंने पढ़ाई करी, वो वहाँ पहुँच चुके हैं, तुमने बाद में शुरू करी, तो वो तुम्हारे इस सेंस में सीनियर ही है। तो अगर तुम उनकी बात सुन लोगे तो हो सकता है तुम्हारी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। सब कुछ इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी नहीं कहता किसी को कॉपी करो, किसी को फुल्ली कॉपी कभी नहीं करना चाहिए। कॉपी करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। किसी का देखो कि उस बंदे ने किस किस तरीके से अप्रोच करा। 10 बंदों की बात सुनो, तुम्हें कोई ना कोई 10 बातों में से 3-4 बातें ऐसे मिलेंगी जो तुम कहोगे हाँ यार बात तो ठीक है। इस तरीके से करो जी। तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, अपना Thank you, समय sir. निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ जी, जो कि एक बैंकर भी हैं, उसके साथ साथ यूट्यूबर भी हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेशन को देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन Thanks. सिद्धार्थ जी। Okay.